नमस्कार दोस्तों। पीसीएस प्री के प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने जो मॉड्यूल शुरू किया है उसमें हम पॉलिटी का पहला लेक्चर ले रहे हैं। पॉलिटी को तैयार कराने का हमारा जो तरीका होगा वो चीज़ों को शॉर्ट आउट करके पॉइंट वाइज देने का होगा, और इसे तैयार करने के लिए आपको हम नोट्स भी उसी प्रकार से उपलब्ध कराएंगे। इसमें इंग्लिश और हिंदी माध्यम वाले बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो नोट्स हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों का सही प्रयोग संतुलित व्यवस्था में किया गया है। तो अगर आपका मीडियम हिंदी या इंग्लिश है तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आएगा, और इस तरीके से आप शॉर्ट में अगर कंपैरेटिव नोट्स बनाएंगे जैसे हम आपको दे रहे हैं तो वो आपको तैयारी कराने में काफ़ी आसानी और सुविधा देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। आज जो हम टॉपिक लेंगे वो टॉपिक राष्ट्रपति और राज्यपाल है, यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर है। देखिए, दोनों संवैधानिक प्रमुख हैं रिस्पेक्टिवली। एक इंडिया का संवैधानिक प्रमुख है और एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। तो दोनों का एक साथ अगर हम अध्ययन कर लेते हैं तो हमारे लिए कंपैरिजन भी हो जाएगा, एक साथ दोनों को पढ़ना भी हो जाएगा और याद करने में भी आसानी होगी। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों में दोनों की समानताएं हैं, कहाँ पर असमानताएं हैं, कौन से अनुच्छेद उनसे रिलेटेड हैं, वो सब हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे। आपको कुछ और अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी में आप पूरा का पूरा राष्ट्रपति और राज्यपाल कर लेंगे। ये लेक्चर दो पार्ट में होगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आज हम कवर करेंगे, सेकंड पार्ट हम आपको अगले लेक्चर में देंगे। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को हम दो लेक्चर में कवर करेंगे, पूरा का पूरा, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपको इसको याद करने की आवश्यकता है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको इसके नोट्स मिल जाएंगे, और जिन्होंने नहीं किया है वे अपने नोट्स बना लें इसको देख करके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रपति के बारे में जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं उनको हम कवर करते हैं। सबसे पहली बात कि भारतीय जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, जब हम केंद्रीय संघीय कार्यपालिका की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन सम्मिलित होगा। उसमें सम्मिलित होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। आपसे सिर्फ प्री में सीधे पूछा जा सकता है कि संघ कार्यपालिका के अंग निम्नलिखित में से कौन से हैं या नहीं हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका का हिस्सा माने जाएंगे। इसके बाद जो राष्ट्रपति है वो भारत का राज्य प्रमुख है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट है। दूसरी चीज, भारत में संसदीय राज्य व्यवस्था में, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पॉलिटी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया में, और इसी के कारण भारत को डी जोर एग्जीक्यूटिव या टिटुलर हेड कहा जाता है। नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष कहा जाता है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। तो भारत में क्यों राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष माना गया है, उसकी वजह है संसदीय प्रकार की सरकार की प्रावधान होना। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स आपको भी याद रखने हैं राष्ट्रपति के सामान्य जानकारी को लेकर के। अब अगर हम इसी के संबंध में राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो है वो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आएगा। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। तो सेंटर में अटॉर्नी जनरल था और राज्य में एडवोकेट जनरल है। राज्यपाल जो है राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, डीजोर अथॉरिटी होता है, नाम मात्र का अधिकारी होता है, और वह राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तो हमने केंद्र की कार्यपालिका देखी, राज्य की कार्यपालिका देखी, राज्यपाल की स्थिति और राष्ट्रपति की स्थिति देखी। अब हम आते हैं इन दोनों के अगले पार्ट पर चर्चा करते हैं, और अगला पार्ट है इन दोनों का इलेक्शन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है और राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है। राज्यपाल को अपॉइंट किया जा रहा है, जबकि राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन के संबंध में दो आर्टिकल हैं, 54 और 55, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अब हम इस पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, होगा का मतलब अवश्य होगा, अर्थात यह पोस्ट कभी वैकेंट नहीं होगी। होगा का क्या मतलब है
कि इस पद को कभी भी खाली नहीं रखा जाएगा। जब राष्ट्रपति किसी भी कारण से अनुपस्थित होंगे, उनकी मृत्यु हो गई हो अथवा उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की भूमिका निभानी होती है। ठीक है, तो एक पूरी हायरार्की है कि अगर ये नहीं रहे तो कौन, ये नहीं रहे तो कौन, इस तरीके से पूरी हायरार्की है, क्योंकि ये पद कभी खाली नहीं रखना है। और उसके लिए संविधान में क्या लिखा हुआ है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 52। दूसरी खास बात जो हमें ध्यान देनी है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या होता है? देखिए, दो तरीके का निर्वाचन है, एक डायरेक्ट इलेक्शन है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। जो डायरेक्ट इलेक्शन है उसमें जनता वोट डालेगी और जनता के वोट से सरकार चुनी जाएगी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता एक निर्वाचक मंडल को चुनती है और वो निर्वाचक मंडल अगले व्यक्ति को चुनता है जिसका चुनाव होना है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा, इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होगा, इसीलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष माना जाता है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा, जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन कौन होगा ये भी समझ लीजिए। एक जो लोकसभा और राज्यसभा, जो संसद के दोनों सदन हैं, उसके सभी निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। इसी तरीके से जितने भी राज्य में विधानसभाएं हैं, जितने भी राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, एमएलए जो होते हैं, ठीक है, उसके सभी इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, यानी कि विधानसभा में जितने लोग चुन के आए हैं जनता से, वो सभी लोग, ठीक है। इसके सिवा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन लोग करेंगे? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बस इतने लोग, ठीक है। जो मनोनीत सदस्य हैं वो चाहे किसी भी सदन में हो, वे राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। देखिए, राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, उसका चुनाव नहीं होता, ठीक है। तो सिंपली जैसे अनुच्छेद 52 कह रहा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार से अनुच्छेद 153 कह रहा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, ठीक है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होगा, ये नियुक्त किए जाएंगे, और इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल 155 के अंतर्गत। तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत करते हैं, और राष्ट्रपति जो है उसको नियुक्त करेंगे भारत के राज्यपाल को, ठीक है। जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1956, उसके अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 7वें संविधान संशोधन में यह स्पष्ट किया गया था कि एक व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन में ही हम आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ना तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेंगे, ना लोकसभा के, ना ही विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग लेंगे, और ना ही जो भी राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं, ठीक है। तो राज्य विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार से हिस्सा नहीं लेगी। लोग राज्य की विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा लेंगे, लेकिन उसमें मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे। इसी प्रकार से राज्यसभा में भी जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं वो हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन बाकी सदस्य हिस्सा लेंगे। तो आसान भाषा में एक लाइन में इसको याद रखिए कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ इतने लोग, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इतने लोग ही राष्ट्रपति के चुनावों में हिस्सेदारी रखेंगे, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जब राष्ट्रपति को हटाया जा रहा होगा, जब उस पर महाभियोग चलाया जा रहा होगा, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, यानी कि उसमें मनोनीत लोग भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। जब भी कोई सदन
विघटित हो गया है, डिसॉल्व हो गया है, भंग हो गया है, तो उसके सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में चूंकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को अपनाना है, इसलिए हम एक फॉर्मूला अपनाते हैं राष्ट्र विधायक और सांसदों के मतों का मूल्य निकालने के लिए। आपको ये फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूले को ध्यान से देखिएगा। और ये फार्मूला एक विधायक के मत का मूल्य बताता है। कैसे डिसाइड होगा? उस राज्य की जितनी जनसंख्या है उसको डिवाइड कर दीजिए जितने निर्वाचित सदस्य हैं उनसे, जितने इलेक्टेड मेंबर हैं उनसे, और उसको फिर 1000 से भाग दे दीजिए। जितना भी आएगा वो एक विधायक के मत का मूल्य होगा। इसी प्रकार से सांसद के मत का मूल्य अगर निकालना है हमको, तो सांसद के मत का मूल्य निकालने के लिए जितने सभी विधायकों का कुल मूल्य ले लीजिए, उसको भाग दे दीजिए संसद में जितने निर्वाचित सांसद हैं उनसे। तो इस प्रकार से सांसद का भी जो मूल्य है मत का वो निकल आएगा। ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले क्यों निकाले जा रहे हैं? जिससे राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिनिधित्व सभी राज्यों का लगभग एक समान हो, उनमें एक अनुपात बराबर मेंटेन करने का प्रयास किया जाए। ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होगा? एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा माध्यम से। ठीक है। और इसमें जो दूसरी खास बात है वो क्या होगी? इसमें गुप्त मतदान होगा, यानी कि सीक्रेट बैलेट होगा। गुप्त मतदान का क्या तात्पर्य है? गुप्त मतदान का तात्पर्य है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने सांसदों या विधायकों को मतदान के लिए व्हिप जारी नहीं करेगी, आदेश जारी नहीं करेगी। वे अपने मन से वोट डाल सकते हैं, उनसे वोट डालने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा। इन चुनावों में वो व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाएगा जिसके पास आधे से अधिक वैलिड वोट होंगे। कुल मतों में जितने मत पड़े हैं उनमें आधे से अधिक वैलिड वोट होंगे तो वो व्यक्ति विजेता माना जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्वालिफिकेशन क्या है, इनको भी समझ लीजिए। राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी की जानी चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये दोनों सेम हैं राज्यपाल में भी। ठीक है। तीसरी बात जो राष्ट्रपति के लिए अलग है, उसे लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। ये दो और योग्यताएं हैं। अब लाभ के पद में ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, उसको लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। ठीक है। यानी कि ये लोग राष्ट्रपति का चुनाव अपने पद पर रहते हुए लड़ सकते हैं। इसके सिवा राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक चाहिए होंगे और 50 अनुमोदक चाहिए होंगे। ये प्रस्तावक और अनुमोदक कहाँ से आएंगे? उसी इलेक्टोरल कॉलेज से आएंगे, यानी कि उसी निर्वाचक मंडल से आएंगे जो सांसदों और विधायकों का आपको अभी बताया। इसमें से 50 लोग प्रपोज करेंगे और 50 लोग उनका समर्थन करेंगे। ठीक है। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। ठीक है। जबकि राज्यपाल में क्या है? राज्यपाल में इन सब की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति होनी है, उसका चुनाव नहीं होना है। बस केवल एक परंपरा है। एक्चुअली सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद से ये परंपरा लागू हुई, और परंपरा यह है कि राज्यपाल जो होता है वो जिस राज्य का बनाया जाता है वो उस राज्य का नागरिक सामान्यतः नहीं होता है। ठीक है। ऐसी परंपरा है। ठीक है। अब जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रपति के पद का, अगर मान लीजिए जितने भी वोट पड़े उसका वो 1/6 वोट नहीं पाता है, ठीक है, 1/6 ऑफ वोट वैलिड वोट नहीं पाता है, तो क्या होगा? उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। जो उसने 15,000 रुपए जमा किए थे वो जब्त हो जाएंगे, वो उसको नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो निर्वाचन के संबंध में राष्ट्रपति के प्रावधान और राज्यपाल के प्रावधान आपने समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की शपथ क्या है? राष्ट्रपति क्या शपथ लेते हैं और राज्यपाल क्या शपथ लेते हैं? तो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 में वर्णित है, जबकि राज्यपाल की 159 में। ठीक है। राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, यानी देश के मुख्य न्यायाधीश के सामने। वहीं राज्यपाल राज्य के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेंगे। राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाने के लिए अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो शपथ दिलाएगा। यही चीज राज्यपाल में क्या होगी? हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज जो होगा, अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो शपथ दिला देगा। ठीक है। अब राष्ट्रपति शपथ क्या लेते हैं उसमें से आपको याद रखना है ये 3 शब्द: प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन।
राष्ट्रपति क्या शपथ लेते हैं? संविधान और विधि के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही शपथ राज्यपाल भी लेंगे, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की, ठीक है। अब पद के लिए शर्तें क्या हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की, ये भी समझिए। राष्ट्रपति के लिए अगर हम पद की शर्तों की बात करें तो वो आर्टिकल 59 में मेंशन की गई हैं, अनुच्छेद 59 में मेंशन की गई हैं और राज्यपाल की 158 में मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो पहली शर्त यही है कि उसको किसी भी संसद का या विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, और अगर वो है तो जिस वक्त वो राष्ट्रपति चुना जाएगा उस समय से उसको उसकी सदस्यता से समाप्त कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता सदन की समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से जो राज्यपाल है, ठीक है, वो भी संसद या किसी भी विधानसभा आदि का मेंबर नहीं होना चाहिए, और अगर वो है तो राष्ट्रपति जैसे ही वो राज्यपाल नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति उसको, वह अपने पद से मुक्त हो जाएगा, यानी कि वहां का जो सदन का सदस्यता होगी वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। दूसरी शर्त, दोनों में सेम है, दोनों को कोई लाभ का पद धारित नहीं करना है। तीसरी बात, दोनों में सेम है, एक सरकारी आवास मिलेगा, वेतन भत्ते मिलेंगे जो उसे संसद निर्धारित करेगी, और राज्यपाल को भी वो वेतन भत्ते मिलेंगे जो संसद निर्धारित करेगी। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की भी जो भी चीजें उसको सुविधाएं मिल रही हैं, वेतन भत्ते आदि, उसके नियम कौन बनाएगा? संसद, ना कि राज्य की विधानसभा, ठीक है। तो ये राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों में एक समान ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली तुलना, राष्ट्रपति का जो शर्तें हैं उसमें उसको जितना भी समय उसका कार्यकाल है उस दौरान उसके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती, कम नहीं किए जा सकते, जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी न लगी हो, वित्तीय आपातकाल न लगा हो। केवल वित्तीय आपातकाल की दशा में इनको कम किया जा सकता है, अन्यथा इन्हें कभी कम नहीं किया जा सकता। जबकि सेम चीज राज्यपाल के लिए भी एज इट इज है। अब राष्ट्रपति का वेतन बहुत पहले पूछा जाता रहा है, लेकिन अभी पूछे जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, फिर भी आप जान लीजिए, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए पर महीना है, जबकि राज्यपाल का 3.5 लाख रुपए पर मंथ है। तो ये आपको याद रखना है। अब अगले टॉपिक पर आते हैं जो कि महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। विशेषाधिकार क्या है इन दोनों के, ठीक है, इन दोनों की इम्यूनिटीज क्या हैं, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो दोनों की इम्यूनिटीज भी सेम है, तो याद रखिएगा दोनों में एक ही चीज याद करनी है, इसीलिए मैं आपको एक साथ बता रहा हूं कि आप दोनों को एक साथ याद करते चलेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास क्या है कि वो जो भी अपने ऑफिशियल काम कर रहा है, जो भी अपने ऑफिशियल एक्ट्स कर रहा है, सेम चीज जो राज्यपाल अपने ऑफिशियल एक्ट्स कर रहा है, उसके लिए उनकी कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं होगी, इसके लिए उनके ऊपर कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं होगी, यानी कि कोई मुकदमा उनके ऊपर उनका ऑफिस का काम करने के कारण नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा चीज, उन्हें सभी प्रकार के जितनी भी आपराधिक कार्यवाहियां हैं उनसे मुक्त रखा जाएगा, यानी कि उनके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी जब तक वो अपने पद पर बने हुए हैं। दोनों के लिए सेम है, ठीक है। दोनों को ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है ना ही जेल भेजा जा सकता है। और आखिरी बात कि दोनों के सिविल मामलों में, सिविल अपराधों के मामले में सिविल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती, क्रिमिनल नहीं चलाई जा सकती, ठीक है। सिविल मामलों में प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए 2 महीने का नोटिस देना होगा, तभी उनके खिलाफ उनकी व्यक्तिगत गलतियों की सिविल प्रोसीडिंग चलाई जा सकेगी, ठीक है। तो ये विशेष अधिकार हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति नियुक्त होने के बाद जो दोनों को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दोनों का कार्यकाल कितना होगा, पदावधि कितनी होगी। तो अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो इस संबंध में संविधान में अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के बारे में वर्णन करता है और 156 राज्यपाल के बारे में वर्णन करता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति को जब वो त्यागपत्र देगा तो उपराष्ट्रपति उस त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देंगे, ठीक है। इसके बाद जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो कोई बात नहीं, अगर अदरवाइज अगर इन्हें पद से हटाना है तो इन्हें हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। राज्यपाल में महाभियोग की कोई प्रावधान नहीं है, क्यों? क्योंकि राज्यपाल अपने पद पर 5 वर्ष के लिए होते तो हैं, लेकिन इनका वास्तव में क्या संबंध होता है? वास्तव में ये अप टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही पद पर होते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहें तभी तक वो पद पर बने रहते हैं,
ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है, इनको हटाने के लिए कोई भी और प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि राष्ट्रपति चाहें तो उन्हें पद से हटा सकते हैं, और अगर राज्यपाल अपना इस्तीफा देना चाहें तो वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। जबकि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, तो अब हम राष्ट्रपति के बारे में और थोड़ी सी चीजें आपको बता दें उनके कार्यकाल के बारे में। पहली चीज तो यह है कि वे दोबारा निर्वाचन का अधिकार रखते हैं, यानी कि उनको दोबारा से नियुक्त किया जा सकता है। देखिए, हमारे यहाँ इसकी कोई सीमा नहीं है कि कोई व्यक्ति कितने समय तक या कितनी बार, कितने समय तक नहीं, सॉरी, कितने समय तक तो 5 साल है, लेकिन कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो इसलिए कोई व्यक्ति कितनी बार भी चुनाव लड़े। लेकिन अमेरिका में क्या है, जैसे कई देशों में ऐसा है कि वहां पर राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित है। ठीक है, जैसे अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 टर्म से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वहां पर नियम है। भारत में अभी तक तो कोई भी व्यक्ति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति चुना ही नहीं गया है, चुनाव हुआ ही नहीं उसका राष्ट्रपति के पद पर दोबारा। तो इसलिए भारत में तो कोई बहुत मुद्दा है नहीं। ठीक है, अब आते हैं कि अगर उन्हें पद से हटाना है, देखिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया अपनी मर्जी से, बात अलग है, लेकिन अगर वे अपने संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो उन्हें पद से हटाना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं वह शब्द है महाभियोग या इम्पीचमेंट, जिस संबंध में संविधान में अनुच्छेद 61 दिया गया है। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल पर महाभियोग नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको ऐसे हटाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग को समझिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का केवल एक आधार है, और वो आधार है संविधान का उल्लंघन, यानी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया, केवल तभी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरी खास बात जो आपको याद रखनी है कि महाभियोग जो है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, और इस अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में संसद जो है उस दौरान एक न्यायालय की भांति कार्य करती है जब राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही हो। ठीक है, अब महाभियोग चलता कैसे, लगाया कैसे जाता है ये भी जान लीजिए। जब भी कभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, जब भी कभी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है, तो ये प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में, यानी या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में प्रारंभ की जा सकती है। अगर मान लीजिए ये प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू होती है तो शुरू करने की पूर्व शर्त यह है कि 1/4 सदस्यों ने कम से कम 14 दिन की नोटिस दी हो। ठीक है, उस हाउस के 1/4 सदस्यों ने अगर 14 दिन की नोटिस दी है तो यह प्रक्रिया प्रारंभ करना का अधिकार बनता है। इसके बाद उस सदन में उस पर बहस और चर्चा होगी, वोटिंग होगी। मतदान में अगर 2/3 लोग, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 लोग, ठीक है, केवल आए हुए 2/3 नहीं, जितनी भी उस हाउस की स्ट्रेंथ है उसके 2/3 लोग अगर इस बात के पक्ष में हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलना चाहिए, और मतदान में 2/3 लोग इसके फेवर में मतदान करते हैं, तो वहां से इसको पारित माना जाएगा और फिर इसको दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा। यानी लोकसभा से अगर पास हुआ तो राज्यसभा, और राज्यसभा से पास हुआ तो लोकसभा में भेज दिया जाएगा। अब दूसरे हाउस में क्या होगा? दूसरे हाउस में सबसे पहले वो सदन जो है, जो दूसरा हाउस है, दूसरा सदन है, वो उन आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाएगा जो आरोपों की जांच करेगी। जिन आरोपों पर आप ये बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो अब उस हाउस में इसको लेकर के एक कमेटी बनाई जाएगी जो दूसरा हाउस है, वो कमेटी इन आरोपों की जांच करेगी। राष्ट्रपति को अगर लगता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं है, तो वो अपना पक्ष इस समिति के सामने रख सकते हैं, चाहे तो वो खुद आए या किसी को इसके लिए भेज भी सकते हैं। ठीक है, अगर समिति ने ये पाया कि आरोप सही हैं तो फिर दूसरे हाउस में इस पर चर्चा होगी और उसके बाद वोटिंग होगी, और उस हाउस से भी इसको कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पास कराया जाएगा। अगर ये वहां से भी 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो उसी दिन से, जिस दिन पारित होगा उसी दिन से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ पद मुक्त मान लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। अब क्या हुआ? अब आगे ये है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए और राज्यपाल का पद खाली हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति के पद के खाली होने यानी वैकेंसी की बात करें तो इस संबंध में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 62 है। आर्टिकल 62 को ध्यान से देखें, उसके बाद इंटरप्रिटेशन करें तो हमें ये समझ में आएगा कि राष्ट्रपति का पद खाली कैसे कैसे हो सकता है। पहली चीज तो उसका टर्म खत्म हो जाए, वो तो पद खाली हो जाएगा। त्यागपत्र दे दे, पद खाली हो जाएगा। उस पर महाभियोग लगा करके पद खाली किया जा सकता है, या उसकी डेथ हो जाए तो पद खाली हो जाएगा।
भारत में अब तक जो है केवल एक राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, नहीं दो, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, इन दो राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई है अपने कार्यकाल में। अन्य किसी राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में अब तक नहीं हुई है। ठीक है। और मान लीजिए राज्यपाल का केस है, तो राज्यपाल के केस में अगर राज्यपाल की डेथ हो जाए या वो अचानक से इस्तीफा दे दें, तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प हैं। पहला, वो जो राज्य का चीफ जस्टिस है उसको कार्यकारी राज्यपाल बना दें। दूसरा, किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को उस राज्य का कार्यकारी राज्यपाल बना दें। ऐसा दोनों राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति के केस में ये ध्यान रखिएगा कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, ठीक है, किसी भी कारण से डेथ हो जाए, उसकी फिजिकल इनकैपेसिटी हो जाए, या फिर उसको पद से हटा दिया जाए, महाभियोग चल जाए, किसी भी कारण से अगर उसका पद खाली होता है, तो यह रिक्ति जो है 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा के पूरी करनी होगी। यानी कि इसके लिए जो आपको समय दिया गया है वो 6 मंथ का है। एक बार पद में रिक्ति हुई तो आप 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करवा लीजिए। जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक उपराष्ट्रपति उस राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। और अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद भी नहीं भरा हुआ है, खाली है उस समय, तो फिर उस देश के उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद संभालेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज पद संभालेंगे। मतलब एक पूरी हायरार्की है, कोई भी कंडीशन हो ये पद खाली नहीं होगा किसी भी कारण से। ठीक है। तो भारत में एक इंटरेस्टिंग केस हुआ था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उनकी डेथ हो गई उनके टर्म में ही। ठीक है। तो उस समय वीवी गिरी थे जो उपराष्ट्रपति थे, लेकिन वीवी गिरी ने कहा कि हम राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति पद को स्वीकार नहीं किया और उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है। अब क्या है, राष्ट्रपति की डेथ हो गई है, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, यानी कि दोनों पद खाली हैं। तो राष्ट्रपति बनाने के लिए उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया, जिनका नाम था एम हिदायतुल्लाह। तो एम हिदायतुल्लाह ऐसे पहले कार्यकारी जज हैं, कार्यकारी राष्ट्रपति हैं जो न्यायाधीश भी थे, जो भारत के न्यायाधीश चीफ जस्टिस भी थे। आज के लेक्चर में आपने ये देखा कि किस प्रकार से राष्ट्रपति और राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, उनकी क्या योग्यता है, पद क्या है, पदावधि क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, कैसे उनको पद से हटाया जा सकता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में।